आज हम कवर करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस, वो एंथैल्पीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्या होती है दिक्कत आती है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन क्या होती है इसकी 3 एलोट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन। तो ग्रेफाइट इसका मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, ये इसकी रेफरेंस स्टेट कंसीडर की जाती है। अब होता क्या है कि जब दो एटम आपस में रिएक्ट करके कोई केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी एक्यूरेट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। बॉन्ड को डिसोसिएट करने पर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त रिलीज होती है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपना रिवीजन ही बहुत ही अच्छे तरीके से साथ के साथ कर भी रहे होंगे। तो आज पेन किलर सीरीज में आपका वापस से स्वागत है, जहां पर हम पेन किलर सीरीज के अंदर आज हम कवर करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस, वो एंथैल्पीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्या होती है दिक्कत आती है। तो आपको आज का पीडीएफ जैसा कि हर बार मिलता जा रहा है, आप पीडब्ल्यू पे जाएं, वहां से आप ये पीडीएफ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और हर क्लास के बाद वहां पे आपके डीपीपी अपडेट हो रहे हैं। आप डेफिनेटली वो डीपीपी टाइम टू टाइम वहां से सोल्व कर रहे होंगे, और अगर कुछ वजह कोई बच्चे नहीं कर रहे हैं या उन्हें नहीं पता, तो वो दोबारा क्या करें, पीडब्ल्यू ऐप पे लॉग इन करें और पेन किलर के नाम से अपना बैच है, वहां पर जाके डीपीपीस और इस क्लास के पीडीएफ को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। तो बच्चों, हम थर्मोकेमिस्ट्री में आज क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात है कि थर्मोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा वेटेज है इसका नीट में। तो थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेस लॉ, है ना। बहुत सारे बच्चों को हमने यही टॉपिक क्यों चूज किया है थर्मोकेमिस्ट्री, तो बहुत सारे बच्चों को स्पेशली एंथैल्पी ऑफ कंबशन में दिक्कत आती है कि सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करें, है ना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा दिक्कत उनको साइन में आती है। या रेजोनेंस एनर्जी की बात कर लें तो रेजोनेंस एनर्जी के भी क्वेश्चन जब आप करते हो तो एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल करना है, थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल करना है, आपको नहीं चमकता है और कहीं ना कहीं आप इनके क्वेश्चंस क्या करते हो, गलत कर जाते हो। ठीक, तो आज की क्लास में हम इन एनर्जीज के अलावा बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी में हम क्यों रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ शानदार क्वेश्चन हम डिफरेंट एनर्जीज को इंटरमिक्स करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फॉर्मेशन दे दी जाती है, कंबशन पूछा जाता है, कंबशन दे दी जाती है, ठीक है, कोई और एनर्जी भी दे दी जाती है, रेजोनेंस एनर्जी दे दी जाती है, कुछ और एनर्जी पूछी जाती है। तो इन डिफरेंट एनर्जीज के मिक्सिंग के क्वेश्चंस भी हम आज करने वाले हैं। और आज की क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से हम थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़ा सा पहले हम थ्योरी समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आज की क्लास को हम करने वाले हैं सोल्व, जैसा कि हम एज यूजुअल सोल्व कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, फिर बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यू ऐप पे जाना है, वहाँ पर आपको क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, प्लस वहाँ पे आपको हर क्लास के बाद डीपीपी अपडेट हो रहा है, उन डीपीपीस को भी आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम सॉल्व करना है। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें हेस लॉ, है ना। आप क्वेश्चंस कैसे करते हो, आप क्वेश्चंस है ना फॉर्मूले वाइज जाते हो, सर आप फॉर्मूला बता दो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा मैं एक चीज बोलूंगा आपको, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, कितने फॉर्मूले याद करोगे। तो आपको हेस लॉ पहले क्लियर होना चाहिए। हेस लॉ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन इक्वेशन बना के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सिंपल मैथमेटिक्स होती है। हेस लॉ क्या बोलता है, हेस लॉ बोलता है कि मान लो कोई रिएक्शन है, आप ए से बी में जा रहे हो, ठीक है, इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है। यानी आपकी एक कोई रिएक्शन हो रही है, आपका ए रिएक्टेंट है, बी आपका क्या है, प्रोडक्ट है, आपको ए से बी फॉर्म करना है ना। ए से बी में जब हम डायरेक्टली जा रहे हैं तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज है उसने क्या बोला, डेल्टा H1 है। अब आप ए से बी में जा रहे हो, थ्रू मैकेनिज्म जब हम देख रहे हैं तो पता पड़ा कि ए से पहले सी बनता है, सी से आपका डी बनता है, डी से आपका ई बनता है और ई से आपका क्या बनता है, बी बनता है। तो हम इस तरह से बी फॉर्म कर रहे हैं, और यहां पर जब चेक कर रहे हैं तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 आता है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 आता है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H4 आता है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H5 आता है। ये हमें वैल्यूज मिली। तो अब आप ये जानते हैं सभी, और हमने ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो एंथैल्पी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, स्टेट फंक्शन है।
तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पाथ से वो होके प्रोसेस जा रही है। इसमें जो दो डिफरेंट पॉइंट्स है उनका चेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी आपको ए से बी बनाना है, आप इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, टोटल एंथैल्पी चेंज की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। ये क्या बोलता है? ये हेस लॉ बोलता है कि कोई भी स्टेट फंक्शन है तो उसके लिए जो चेंज आएगा वो दो डिफरेंट पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट, दो पॉइंट्स के बीच का हमेशा कांस्टेंट होगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी ए से बी में जब आप डायरेक्ट जा रहे हो तो चेंज इन एंथैल्पी जो डेल्टा H1 है वो किसके इक्वल होगी? ए से आप जब सी बना रहे हो, सी से डी बना रहे हो, डी से ई बना रहे हो और ई से बी बना रहे हो, तो इस पाथ से होके जब आप जा रहे हो तो इसके इक्वल निकल के आएगी। यानी डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। ये हमारा क्या है? ये हमारा हेस लॉ है। अब बेटा इस लॉ को यूज करके ना हम थर्मोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। कंडीशन बीइंग हमें ये लॉ सही से लगाना आना चाहिए। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है? हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि सर मैक्सिमम केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमें करना होता है और कुछ कुछ केसेस हैं जहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हम करते हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें करना होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हम कराते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। करना होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, हम कराते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये गलतियां हो जाती है साइन कन्वेंशन की। क्यों? क्योंकि टाइम प्रेशर की वजह से हमने क्योंकि वो फॉर्मूले रट लिए लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कहाँ पे क्या यूज करना है। तो अगर आप हेस लॉ से जाओगे तो फॉर्मूले की झंझट ही खत्म हो जाती है ना। जैसे कि कैसे क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ छोटा सा, फिर हम कुछ क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करेंगे। मान लो हमें दिया हुआ है ए से बी बन रहा है, बहुत सिंपल। बी से हमारा सी बन रहा है और सी से हमारा क्या बन रहा है? डी बन रहा है। ये हमारे पास तीन रिएक्शन हो रही है। उसने बोल दिया इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है और इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 है। और वो बोल रहा है कि हम डी से क्या बनाना चाहते हैं? ए बनाना चाहते हैं। बताओ इसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा? तो हमें देखो यहां से बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें ये ऐड कर दो और इसमें ये ऐड कर दो। जब आप तीनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो सी से हमारा सी कैंसिल आउट हो गया, बी से हमारा बी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी जो रिएक्शन आएगी ओवरऑल तीनों को ऐड करने पर आएगी ए गिव्स डी। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो बेटा जैसे ही आपको ये पता है कि हमने तीनों रिएक्शंस को ऐड किया है तो उनकी एंथैल्पीज भी ऐड होगी। तो इसके लिए जो एंथैल्पीज आ जाएगी वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 आ जाएगी। लेट्स से मैंने उसको डेल्टा H4 नाम दे दिया। अब मुझे तो ये रिएक्शन लानी है तो मुझे डी गिव्स ए, यानी इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। जब आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो बेटा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो माइनस का डेल्टा H4 आएगा। इसके लिए डेल्टा H4 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस का डेल्टा H4। यानी अगर आप रिएक्शंस को रिवर्स करते हो तो आपका जो एंथैल्पी है उसकी मैग्नीट्यूड वही रहती है, साइन अपोजिट हो जाता है। तो इसको जब आप देखोगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट क्या हो गया? हमारे पास डी गिव्स ए की एंथैल्पी आ गई। तो ये तरीका होता है क्या करने का? क्वेश्चंस को सोल्व करने का। एनर्जी, आप इसे ना मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह ट्रीट करो और उनमें खेलो। तो हम क्या करते हैं, इस लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिस को इंप्रूव करते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना होता है। जैसे कि हमें ये क्लियरली दिख रहा है, हमें है ना एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन एंड चार रिएक्शन दी हुई है। इन डिफरेंट रिएक्शंस का यूज करें और हमसे कुछ पूछा है एक्स, तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है एक्स क्या है? इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू है। तो हमारा टास्क क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कि इन थ्री रिएक्शंस का यूज करके हम क्या करें? ये फोर्थ रिएक्शन डिराइव करें। जो हम रिएक्शंस में करेंगे वही उनके डेल्टा एच के अंदर होता है। तो अब कैसे अप्रोच करें? तो हम फोर्थ वाली रिएक्शन को फोकस करते हैं। देखो इसमें हमें कार्बन चाहिए, कहाँ चाहिए? रिएक्टेंट साइड। तो 1 2 3 में देखा तो हमने फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन है, वो भी रिएक्टेंट साइड है। अच्छा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, सेम है। तो फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज लिखो, मतलब उसको हम सीधा का सीधा ऐड करेंगे। एज इट इज लिखने का मतलब होता है आप सीधा का सीधा उसको क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। ठीक,
अब हमें O2 भी चाहिए, तो हम अभी O2 पे नहीं जाएंगे, रीजन बिंग O2 हमारा दो रिएक्शंस में आ रहा है। पहले हम उस पैरामीटर पे जाएं जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन में आए। तो हम अब CO2 पे गए, हमें CO2 ढूंढना है। तो CO2 देखोगे इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। अब CO2 सेकंड रिएक्शन में है, यहाँ प्रोडक्ट साइड है, यहाँ भी प्रोडक्ट साइड है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो सीधा एज इट इज इसमें ऐड कर दो। तो सेकंड रिएक्शन को भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो 1 और 2 ऐड कर रहे हैं। अब जब आप 1 और 2 ऐड करोगे ना, तो देखो ध्यान से, आपका CO से तो CO कट गया, CO2 आ गया, C आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा आ गया H2O। एक्स्ट्रा क्या आ गया, H2O। तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा रिएक्शन क्या आ गई, देखो मैं यहां लिख रहा हूं H2O प्लस C प्लस हाफ O2 ऐड करने के बाद गिव CO2 प्लस H2, ये आ गई रिएक्शन। तो हमारा टास्क क्या होना चाहिए, डिजायर रिएक्शन में हमें वाटर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो वाटर हमें हटाना है। यहाँ पे वाटर रिएक्टेंट साइड में है, तो अब मुझे वाटर प्रोडक्ट साइड में अगर कहीं मिले और उसको सीधा ऐड कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अब मैं आ रहा हूं थर्ड रिएक्शन पे। तो थर्ड रिएक्शन पे मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहाँ पे वाटर प्रोडक्ट साइड में है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है। तो थर्ड रिएक्शन को एज इट इज क्या करो, इसमें ऐड करो। जब आप थर्ड रिएक्शन को एज इट इज इसमें ऐड करोगे तो देखो वाटर से वाटर कैंसिल आउट हो गया, है ना, H2 से H2 भी कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास रिएक्शन आ गई C प्लस हाफ O2 प्लस इसका हाफ O2 गिव CO2। क्या ये मेरी डिजायर रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल है। तो मैंने क्या किया, इसमें थर्ड रिएक्शन ऐड कर दी। इसका मतलब क्या है कि तीनों रिएक्शन ऐड करने पर मेरी फोर्थ रिएक्शन आ रही है, मेरी फोर्थ रिएक्शन आ रही है। तो यही आपको एंथैल्पीज में करना है, जैसा आप रिएक्शंस में करोगे वैसा ही आप एंथैल्पीज में करते हो। आपको याद होगा आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इसी तरह की चीजें पढ़ी थी, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पे रूल्स थोड़ा सा अलग होता है। वहां रूल क्या होता है कि किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो k की पावर में चला जाता है। यहां पर अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेल्टा एच भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो वहां k इनवर्स होता था, यहाँ पर k क्या, यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ये रूल्स मैं भी आपको लिखा दूंगा ताकि ये आपको क्या करेगा, काफी हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो मेरे पास जो डेल्टा H4 आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। हमें पता है क्वेश्चन में डेल्टा H4 की वैल्यू x है, डेल्टा H1 प्लस का 131 है, डेल्टा H2 माइनस का 282 है और डेल्टा H3 माइनस का 242 है। अब तो हमारी कैलकुलेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 393 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, तो ये ए ऑप्शन है। तो बेटा है ना, फॉर्मूले के चक्कर में आप पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अगर आपको नीट के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक्सेल करना है, स्पेशली जहां पर हमें क्या दिया जाए, डिफरेंट एंथैल्पीज दी जाए, तो उसके लिए आप क्या करो, आप ये वाली अप्रोच को मास्टर कर लो। हम रेजोनेंस एनर्जी पे भी जाएंगे, हम बॉन्ड एनर्जीज पे भी जाएंगे, लेकिन पहले इस तरह का एक दो क्वेश्चन और हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ना कितनी रिएक्शन दी हुई है, देखो 1 दी है, 2 दी है, 3 दी है एंड 4 दी है। टोटल कितनी रिएक्शन दी हुई है, 4 रिएक्शन आपको यहाँ पर दी हुई है। अब इन 4 रिएक्शंस का यूज करना है और उससे क्या निकालना है, क्या पूछा है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें दिया हुआ होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर ZnSO4 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहां पर एक नया टर्म यूज हुआ, क्या हुआ, तो यहां पर एक एंथैल्पी यूज हो रही है जिसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या यूज हुआ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, समझते हैं क्या होता है कि एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करना है, एक मोल कंपाउंड को क्या करना है, फॉर्म करना है। किससे करना है, पहली चीज एक मोल कंपाउंड होना चाहिए फॉर्म, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा के लिए बात नहीं बनेगी, कंपाउंड हमेशा एक मोल ही फॉर्म होना जरूरी है। किससे करना है, फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन रेफरेंस स्टेट।
प्रेजेंट इन क्या, रेफरेंस, क्या, स्टेट। अब ये रेफरेंस स्टेट क्या होती है, तो ये आप सभी ने पढ़ी होगी बहुत सारे कंपाउंड की, जैसे कि हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस स्टेट, तो ये उसकी रेफरेंस स्टेट होती है ना। कार्बन, कार्बन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन क्या होती है इसकी, 3 एलोट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन, तो ग्रेफाइट इसका मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, ये इसकी रेफरेंस स्टेट कंसीडर की जाती है। Br2, Br2 हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नेचर में, ये उसकी रेफरेंस स्टेट होती है। आयोडीन I2, I2 हमारा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ये इसकी रेफरेंस स्टेट होती है। नाइट्रोजन N2 तो गैसियस स्टेट में होगा। फ्लोरीन F2 ये भी गैसियस स्टेट में होगा। क्लोरीन Cl2 ये भी गैसियस स्टेट में होगा। ऑक्सीजन O2 ये भी गैसियस स्टेट में होगा। ऑक्सीजन के लिए O2 होगा, O3 नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब की क्या होती है, रेफरेंस स्टेट होती है। ऐसे ही आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए लिखी भी होगी। अच्छा, ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है कि रेफरेंस स्टेट से उसका क्या हो, फॉर्मेशन हो। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें तो ZnSO4 है, ZnSO4 कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ZnSO4 हमारा फॉर्म होगा, फॉर्मेशन करना है, कितने मोल का करना है, 1 मोल का करना है। तो 1 मोल ZnSO4 फॉर्म हो रहा है, किस किस से मिलके फॉर्म होगा, तो देखो ये जिंक प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, सल्फर की रेफरेंस स्टेट क्या होगी, तो सॉलिड और कौन सा, रोम्बिक सल्फर, है ना। जिंक सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। यानी हमें ZnSO4 का फॉर्मेशन करना है, तो उसके फॉर्मेशन की रिएक्शन है वो ये रिएक्शन आनी है। ये रिएक्शन को डिराइव करना है यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 4। अब कैसे करें, तो सबसे पहले Zn को ढूंढो, कौन सी रिएक्शन में दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा हमने, देखा तो हमें दिखा फर्स्ट रिएक्शन में। अच्छा देखो, Zn और सल्फर कंबाइंड दिखा, काम बन गया हमारा, तो बहुत आसान हो गया। अब Zn और सल्फर कंबाइंड है, यहाँ पर Zn और सल्फर कहाँ पर है, Zn और सल्फर यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है। तो मैं क्या करूंगा, रिएक्शन वर्स को रिवर्स, मैंने लिख दी रिएक्शन 1 को रिवर्स। रिएक्शन 1 को रिवर्स करने का मतलब है माइनस ऑफ रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 को रिवर्स कर रहे हैं तो मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, देखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा Zn प्लस सल्फर गिव्स ZnS। बहुत बढ़िया, तो मेरा इतना काम तो बन गया, इतना मिल गया। अब ZnSO4 को ढूंढो। तो जब मैं ZnSO4 को ढूंढता हूं तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये 4th रिएक्शन में है कि नहीं है, ये रहा 4th रिएक्शन। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड है, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट साइड है, तो इसको रिवर्स मारना पड़ेगा प्रोडक्ट में लाने के लिए, रिवर्स मारना है मतलब अगेन माइनस ऑफ 4th रिएक्शन। 4th रिएक्शन को भी रिवर्स करो, तो मैं जब रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ZnO प्लस SO3 गिव्स व्हाट, ZnSO4। तो मेरे पास ये भी आ गया। अब मुझे चाहिए सिर्फ O2, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है ZnS, मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है ZnO, तो इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब इनको एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन ने आपकी सेकंड और थर्ड रिएक्शन दी है, ये मैंने यूज कर लिया है, ठीक है, ये मैंने यूज कर लिया है, तो इनको नहीं छेड़ेंगे। अब हम सेकंड और थर्ड रिएक्शन पे ध्यान देंगे। मुझे ZnS चाहिए, तो मैंने देखा कि ZnS है भाई, कहाँ है, ये रहा, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट 2 को 1 लाने के लिए आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो पहली बात तो 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्शन नंबर 2 को, ये तो समझ में आया। अब यहाँ ZnS प्रोडक्ट साइड है, तो मुझे यहाँ ZnS रिएक्टेंट मिल जाएगा, तो ऐड करने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे को यहाँ पे रिएक्टेंट पे ही मिल रहा है, यहाँ प्रोडक्ट है क्योंकि मुझे हटाना है, तो अपोजिट साइड आएगा तो कैंसिल करना आसान होगा। यानी सेकेंड रिएक्शन को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या किया, ऐड किया, तो देखो 1/2 कर दिया इनटू सेकंड रिएक्शन, ये हो गया, करो लिख दो यहाँ पे। तो 1/2 से इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ZnS प्लस 3/2 O2, ठीक है, गिव्स ZnO प्लस SO2। तो देखो मेरा ZnS से ZnS कैंसिल आउट हो रहा है, ऐड करने पर ZnO से ZnO कैंसिल आउट हो रहा है ना। मुझे जो जो डिजायर चाहिए था वो मिल गया, क्या मिल गया, जिंक मिल गया, सल्फर मिल गया, ZnSO4 भी मिल गया। एक्स्ट्रा क्या है, तो मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला SO3,
यानी अब मेरा काम क्या है, SO3 को भी एलिमिनेट करना। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा SO3 कौन सी रिएक्शन में है। देखो थर्ड का सेकंड का भी यूज हो गया, तो एक ही रिएक्शन बची थर्ड, जिसमें SO3 दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है तो यहाँ प्रोडक्ट साइड है, यानी ये तो समझ में आया कि सीधा का सीधा थर्ड रिएक्शन ऐड होगी। लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है बेटा, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी थर्ड वाले को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो और सीधा ऐड करो। जब ऐड करोगे तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, SO2 प्लस हाफ O2 क्या देगा, SO3 देगा। कर दो ऐड, तो SO3 से SO3 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये SO2 है, तो ये देखो SO2 कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो गया, हमारी डिजायर्ड रिएक्शन आ गई। तो हमने जो ये रिएक्शंस में किया है, इससे हम सीधा एंथैल्पीज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट की एंथैल्पी क्या है 44, आगे कैसा साइन है माइनस, तो माइनस का 44। फोर्थ की एंथैल्पी ये रहा 55, लेकिन आगे माइनस साइन है तो माइनस 55.1। ठीक है, सेकंड सेकंड की एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। और यहाँ पे प्लस है और इसमें माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 110 पॉइंट कितना हो गया ये 94 हो गया ये सेकंड डन। थर्ड की एंथैल्पी बाय 2, तो बाय 2 करोगे तो ये माइनस का 23.44। अब तो सबको ऐड करना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस रिएक्शन की डेल्टा एच का। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है ना, ये 10 है तो 08। हाँ ये कुछ तो भी 233.48 विद माइनस साइन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन सोल्व करना होता है, फिर तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कर लेना। तो ये हमारा हेस लॉ के ऊपर कंसेप्ट होता है, और इस तरह के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके नीट में। अब इसी में आपने है ना एक टॉपिक का नाम सुना होगा जिसका नाम है बॉर्न हेवर्ड साइकिल। तो बॉर्न हेवर्ड साइकिल भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसी से रिलेटेड देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि पहली बार देखने पर समझ में नहीं आता है ना, कि क्या ये क्वेश्चन बॉर्न हेवर्ड साइकिल का है, ये सॉल्व कैसे होगा। हमें तो सीधा सीधा उसकी गणित समझनी है, एक बार कैलकुलेशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझते हैं। हमें दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय पैरामीटर इंडिकेटेड बिलो। या हाफ Cl2 से Cl बन रहा है, Cl माइनस बन रहा है, Cl माइनस एक्वस बन रहा है। देखो Cl2 से Cl बना रहे हो तो आप Cl2 का बॉन्ड क्या कर रहे हो, डिसोसिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लग गई। Cl से Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन आप गेन करा रहे हो, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कराने में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। बोलो ये भी क्लियर है। फिर Cl माइनस गैसियस से एक्वस में ले जा रहे हो, पानी में डिजोल्व कर रहे हो, तो उसने हाइड्रेशन एंथैल्पी भी आपको यहाँ पर यूज करवा दी। तो ये आपको दिया हुआ है, ये इस तरह से हम Cl2 से Cl माइनस तक पहुंच रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि द एनर्जी इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ हाफ Cl2 टू Cl माइनस, यानी वहां से यहां तक पूरा का पूरा जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है वो हमें बताना है। आपको कुछ डाटा दिया है, आपको देखो इलेक्ट्रॉनियन एंथैल्पी दे दी, हाइड्रेशन एंथैल्पी दे दी, एंड डेल्टा एच डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे दी, यानी सब तो उसने दे दिया है। अब तो सिंपल आपका क्या है, कैलकुलेशन है। एक बार जब कैलकुलेशन कर लोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्या बनेगा। तो ये भी हेस लॉ के ऊपर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारी चीजें हमें दी हुई है, बस हमें समझने की जरूरत है कि क्या रहा है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन ने ये तो बोल दिया कि हमें क्या करना है, एनर्जी इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ, यानी क्या देखना है, हाफ Cl2 से क्या हो रहा है, Cl माइनस बनाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व हो वो निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें रिएक्शंस में ब्रेक कर रहा हूँ। ये रही फर्स्ट रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हाफ Cl2 गिव्स Cl, ये फर्स्ट रिएक्शन है। फिर सेकंड रिएक्शन क्या हो गई, तो बेटा सेकंड रिएक्शन हो गई कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको Cl दिया हुआ है और उससे क्या बनाया जा रहा है, Cl माइनस, लेकिन कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में फॉर्म हो रहा है। और थर्ड रिएक्शन आपको दे दी कि Cl माइनस गैसियस से आपको क्या बनाया जा रहा है, Cl माइनस एक्वस बनाया जा रहा है।
अब तीनों को जब आप ऐड करोगे, कर दो ऐड, तीनों को ऐड कर दो, तो Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, इस Cl से ये Cl कैंसिल आउट, तो देखो हाफ Cl2 गिव्स क्या हो गया, Cl माइनस एक्वस आ गया, जो हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है। यानी इन तीनों की एंथैल्पीज को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हाफ डेल्टा एच डिसोसिएशन, है ना, प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, इन तीनों को ऐड कर दो तो हमारा रिजल्टेंट डेल्टा एच आ जाएगा। इसके लिए वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो 1/2 इंटू 240 प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना है, माइनस का 349 प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन है माइनस का 381, तो कैलकुलेशन है 730 माइनस 120, ये आ गया माइनस का 610, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमारे पास आता है बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पहले बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी होता क्या है, बॉन्ड की एंथैल्पी बहुत सिंपल से वर्ड में अगर हम बात करें, तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है ना, वो क्या होता है, बॉन्ड की एंथैल्पी। अब बॉन्ड की एंथैल्पी का मतलब क्या है, तो बॉन्ड हमारे दो तरह की होती है। ये एक होती है बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, और सेकंड सेकंड हमारे पास होती है इसमें, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब क्या डिफरेंस होता है दोनों में, तो एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, है ना। आपने बहुत सारे क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन की होगी तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिखाई देती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी का पाला अभी तक आपसे नहीं पड़ा होगा और ना पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, उसका रीजन समझते हैं। तो देखो मान लो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन, नाम से समझ में आ रहा है कि दो ए एटम है, ए प्लस ए जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, A2 बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और ए के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जब नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, लेट से -x हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब दो एटम आपस में रिएक्ट करके कोई केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी एक्यूरेट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, उसकी हम एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जब ये A2 डिसोसिएट होगा, अब A2 कैसे ब्रेक होगा, तो A2 ब्रेक होगा जिसको आप लिख सकते हो A सिंगल बॉन्ड A, क्या देगा, होमोलिटिक क्लीवेज A प्लस A। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया, यही है, इस बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया, तो हमारा ए और ए बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि बॉन्ड को डिसोसिएट करने पर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त रिलीज होती है। यानी इसके लिए जो डेल्टा एच होगा उसकी वैल्यू +x हो जाएगी। तो देखा जाए तो दोनों ही बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये रिलीज हो रही है इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू के साथ आती है, और बॉन्ड को ब्रेक करने में ये एनर्जी दे ही जा रही है इसलिए ये पॉजिटिव साइन के साथ आती है। तो ये एब्जॉर्ब की जाती है, ये एनर्जी को वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पर एनर्जी को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी इज ऑफ माइनस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इक्वल टू होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन अलग होता है। अब फिर आप क्या करते हो, आप डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालते हो। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं बेटा, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर बॉन्ड एंथैल्पीज का बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं दिखा हम कैलकुलेट कर पा रहे, तो हम यूज किसकी करेंगे,
यूज करेंगे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका नेगेटिव हमारा फॉर्मेशन के लिए आएगा। इसलिए जब हमें बॉन्ड एनर्जी दी जाए तो बॉन्ड एनर्जी में आपको ये यूज नहीं करना होता, आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट यूज करते हो। आपका जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता है, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो डिसोसिएशन एनर्जी का है, बट हम बाय डिफॉल्ट बॉन्ड एंथैल्पी किसके टर्म में बात करते हैं, फॉर्मेशन के टर्म में बात करते हैं, तो वो इसका नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस हम करते हैं, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है इस पे आया हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना, हाइड्रोजिनेशन भी हो गया और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का कंसेप्ट भी लग गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, इथाइलिन से हो रहा है। तो देख लेते हैं, तो इथाइलिन से फॉर्मेशन करो, है ना, C2H4, यही होगा, गिव्स क्या हो जाएगा, C2H6, और इसमें क्या करोगे आप, एक हाइड्रोजन ऐड करोगे, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। वो बोल रहा है कि इसके लिए आपको बॉन्ड एनर्जी सबकी दी हुई है, कार्बन हाइड्रोजन की दी हुई है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की दी हुई है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की दी हुई है, ये है ना, और ये सारी आपको दे दी है रेस्पेक्टिवली। और एक और यहाँ पर देखो 435 दी हुई है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की दी हुई है, तो सारी एनर्जीज दी हुई है, आपको इसका डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। अब जब बॉन्ड एंथैल्पीज के क्वेश्चन आपको दिए जाए ना, तो आप क्या करते हो, आप इनकी स्ट्रक्चर बनाते हो, तो बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हो जाएगी, प्लस H2 ये हो जाएगा। तो अब हम जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो हमें कैलकुलेट करना आसान होता है। अब हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे को पता है कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना, समेशन ऑफ रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट की एनर्जी। तो अब रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ध्यान से देखो, तो 1 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H प्लस, ये रिएक्टेंट जा रहा है हमारा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितना है, तो 1 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितना है, तो 4 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड H माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी। अब प्रोडक्ट में देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो 1 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस 6 टाइम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये सारी वैल्यूज अब हमें दे दी गई है ना, मतलब सारी की सारी हमें वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन थर्ड नंबर पे है, कितना दिया है, 615 दिया है। तो हमारा काम क्या है, ये सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना, और इसके बेसिस पे अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अब तो हमारी कैलकुलेशन है भाई, वैल्यूज ही तो पुट करनी है सारी। अब है ना, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में C डबल बॉन्ड C की जो एनर्जी है ना, वो हमें दी हुई है कितना, 615। C सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी है 414, C सिंगल बॉन्ड C की एनर्जी हमारे पास 437, और H सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी है 435। तो ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इसको सही से पुट करना, तो H की एनर्जी आ जाएगी 435 प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी आ जाएगी 615, सबसे ज़्यादा यही होगी, प्लस 4 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन, अच्छा 4 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस 6 टाइम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो यहाँ पर 2 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी हमारी किसकी, CH की। तो सीधा वही वैल्यू रखूँ, इसको हटा देता हूँ, हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी, माइनस का
बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, तो कार्बन की कितनी है 414 प्लस 2 टाइम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी एच, ठीक है। अच्छा, सी एच हमारी 414 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस वैल्यू सही से रखनी है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड की, कार्बन की कितना है 347, ये है। तो अब तो हमारी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना हो गया 1040, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू 1040 माइनस का, तो ये हो गया 828 प्लस 300 1100 और 1175। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, तो ये माइनस का 135 आ रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 828, अच्छा यहाँ पे 50 है, तो माइनस का 125, ठीक है। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, माइनस का 125 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होना, है ना, माइनस 125 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू पूछी है ना, माइनस ऑफ एक्स नहीं पूछा है। एक्स मतलब कि यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन क्या होगी, इसका डेल्टा एच, तो विद साइन हम आंसर करेंगे, ठीक है। बहुत सी बार गलती क्या होती है कि 1-125 आता है, आप जल्दबाजी में ऑप्शन ए देखते हो और 125 आंसर कर आते हो। 125 उसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना, 125 उसका मैग्नीट्यूड है, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा माइनस का 125। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अगर आपको हेस लॉ आता है और एक एक एंथैल्पीज की डेफिनेशन आपको पता है, तो कितना ही टफ क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया, उसने दिया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 सॉलिड, ठीक है, एंड BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। आपको डेल्टा एच हाइड्रेशन बताना है BaCl2 टू BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O। अब बेटा अगर इसका मीनिंग समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या, तो ये एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन आपने पढ़ा है कि BaCl2 सॉलिड को जब हम वाटर में डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, BaCl2 एक्वस बनेगा। इसके लिए आपको माइनस का 20.6 दे दिया, है ना। ऐसे ही BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O को जब हम एक्सेस ऑफ वाटर में डालेंगे तो भी हमारा BaCl2 एक्वस बनना है, और इसके लिए जो दे दिया वो 8.8 दे दिया एंथैल्पी। ये डाटा हमें गिवन है, हमसे बोल रहा है कि BaCl2 सॉलिड से BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O की एंथैल्पी बताओ। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यानी 1 माइनस इक्वेशन 2 करो तो आपको ये डिजायर्ड रिएक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बस ये मिल गई। तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड रिएक्शन है। तो डेल्टा H3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा H3 की वैल्यू डेल्टा H1 माइनस का डेल्टा H2 हो जाएगी। डेल्टा H1 क्या है, तो डेल्टा H1 की वैल्यू ये रही, कितना है, माइनस का 20.6 माइनस डेल्टा H2 कितना है, ये रहा 8.8। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 29.4 विद माइनस साइन। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा हेस लॉ अगर हमें समझ में आता है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये तो अपन ने कर ही लिया है। अब देखो बॉन्ड एनर्जी का एक और क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके है ना एग्जाम में जरूर आते हैं, जहां पर हमें रिएक्शन भी नहीं दी हुई होती है, या तो रिएक्शंस हमें लिखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझते हैं, कि हमें 3 मॉलिक्यूल दिए हैं, AB, A2 एंड B2 आर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, दिख भी रहा है तीनों के तीनों हमारे डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। If the bond enthalpies of A2, AB and B2 are in the ratio, अब देखो यहाँ पर है ना
क्या गलती होती है एग्जाम में जब टाइम प्रेशर के अंदर आप क्वेश्चन करते हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पहले दिया है ए बी, फिर क्या दिया है A2, फिर दिया है B2, तो हम रिएक्शन क्या लिखेंगे? हम रिएक्शन लिखेंगे A2 प्लस B2 गिव्स क्या? ट्वाइस AB। और फिर हमें क्या दिया हुआ है? हमें A2 AB और B2 का रेशो दिया है कितना? 1:1:0.5। तो आप जल्दबाजी में गलती क्या कर आते हो? यहाँ पर ऐसा लिख आते हो। जहां आप ऐसा लिखोगे वहीं गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें A2 B2 और AB का रेशो नहीं दिया है, हमें A2 AB और B2 का रेशो दिया है। तो आप मान लो इसकी एंथैल्पी x है, तो ये भी x और ये 0.5x होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये हमें दिया हुआ है एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB फ्रॉम A2 एंड B2 इज -100। तो दूसरी गलती बच्चियों कहाँ होती है? आपने ये रिएक्शन लिख दी, आप है ना, अब चलो आपने ना सही से पढ़ भी लिया क्वेश्चन, और आप ये A2 को लेते हो, ये AB का वैल्यू लेते हो और ये B2 का वैल्यू लेते हो, लेकिन रिएक्शन ये यूज कर आते हो। वहीं पर आपकी दूसरी गलती होती है। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब आपको दे दिया जाएगा, तो मैंने क्या बताया था? हमेशा 1 मोल का फॉर्मेशन करना है। यानी आप इस रिएक्शन से नहीं करोगे, आपको 1 मोल AB बनाना पड़ेगा, और जब 1 मोल AB आप बनाओगे तो आपकी रिएक्शन हाफ A2 प्लस हाफ B2 गिव्स क्या हो जाएगी? 1 मोल AB हो जाएगी। तो आपको ये रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप ये रिएक्शन यूज करोगे आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब आपकी रिएक्शन करेक्ट है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखो। तो आपने मान ली A2 की x है, तो ये x इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है। B2 की कितनी है? 0.5x है। और AB की कितनी है? x है। तो हमें डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जब हम लगाते हैं, तो हमें पता है कि बॉन्ड एंथैल्पीज में हम क्या लगाते हैं बच्चों? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना है? तो ये माइनस का 100। अब देखो ये किलो जूल पर मोल है, तो आपने जो ये एक्स माना है ना, लेट बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ A2 इज x किलो जूल पर मोल, सेम यूनिट में ही मानना, ताकि आपके गलत होने के चांसेस, एरर मिनिमाइज हो जाए। वरना यूनिट में आपने थोड़ा भी खेल किया तो आंसर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो रिएक्टेंट में मेरे पास A2 है, उसके मोल है 1/2, और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है x, प्लस B2 के मोल है 1/2 और B2 की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है 0.5x। ये तो हो गया माइनस, मेरे पास क्या है? मेरे पास प्रोडक्ट में AB है जिसका मोल 1 है, इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है x। तो अब तो मुझे सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। तो -100 इक्वल टू x/4 प्लस x/2, 3/4x माइनस x विच इज इक्वल टू -x/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। यानी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो हमने मानी थी A2 की, वो कितनी आ रही है? 400 आ रही है। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बच्चों, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस थे, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं कि क्वेश्चन जब ये दिया जाता है, होने को क्वेश्चन सिंपल होता है, ठीक है, होने को क्वेश्चन सिंपल होता है, लेकिन ऑर्डर का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आपको पहले यहाँ ए बी दिया है, फिर A2 दिया है, फिर B2 दिया है, लेकिन जब रेशो दिया है तो A2 AB और B2 का रेशो दिया है 1:1:0.5। यहाँ पे आप गलती मत करना। दूसरी गलती कहाँ होती है? तो दूसरी गलती आपको रिएक्शन, आप लोग क्या सोचते हो? अरे यार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ऐसा लिख के फिर ऐसा लिख आते हो और ऐसा कर आते हो। जहां ऐसा करोगी वहां गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन बेटा हमेशा कितने मोल का होता है? 1 मोल कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करना होता है। तो जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी हो, आप 1 मोल कंपाउंड को ही क्या करके आओगे? फॉर्म करके आओगे। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से आप बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में एक एनर्जी यूज हो रही है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। बहुत सारे बच्चे रेजोनेंस एनर्जी के नाम से ही डर जाते हैं। रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चन टफ होते नहीं है, बट फिर भी होते नहीं है। ये
नीट वालों के साथ ही नहीं, जेई एंड ओलंपियाड के जो पेपर देते हैं बच्चे, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। वो फॉर्मूला ढूंढते हैं और वहीं पर क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो बेटा सिर्फ फॉर्मूला नहीं ढूंढना है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं ढूंढना है, आपको अप्रोच समझना है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हैश लॉ से जाओ, रिएक्शंस बनाओ, और जैसे ही आप रिएक्शंस बनाओगे ना, क्वेश्चंस आपके बनने लग जाएंगे, क्वेश्चन आपके बनने लग जाएंगे। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। सबसे पहले तो जो उसने दिया हुआ है ना, वो रिएक्शंस लिख दो। अज्यूम डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसका 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 ऑल आर इक्वल, सबका डेल्टा एच वेपराइजेशन उसने बोल दिया इक्वल है। क्वेश्चन है कि इफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ C6H6 लिक्विड इनटू C6H12 लिक्विड इज दिस, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन दे दी, रेजोनेंस एनर्जी आपको इतनी दे दी, तो वो बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ दिस बताओ। लगाओ फॉर्मूला, अरे लगाओ फॉर्मूला और करो आप कमेंट बॉक्स में आंसर, क्या फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा? तो आपका आंसर होगा नो, बिग नो, नहीं बनेगा सर। सर क्या रिएक्टेंट लें, क्या प्रोडक्ट लें, यही नहीं समझ में आ रहा। इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूं, पहले रिएक्शंस लिखो, जैसा बोल रहा है ना वैसा लिख दो, ठीक है? क्या बोल रहा है वो? तो वो बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ C6H6, तो C6H6 है, लिख दिया मैंने। क्या है? लिक्विड है, इसका हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं मतलब H2 के साथ रिएक्शन है। क्या दे रहा है? C6H12। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके लिए हमें वैल्यू दी हुई है माइनस का 205 दे दी। अब रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन दी है ना, इसको बच्चों लिखना सीख लो। इसको अगर आप लिख पाओगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे लिखें? तो देखो, ये बेंजीन है, दिस इज योर बेंजीन, और इससे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना रहे हो, जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये रेजोनेंस वाला बेंजीन है। ये कौन सा बेंजीन है? रेजोनेंस वाला बेंजीन है, ठीक है? तो यहां पे हम मान के चल रहे हैं रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसमें हम मान के चल रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है। तो नॉर्मल बेंजीन से रेजोनेंस वाला बेंजीन जब आप बनाओगे, तो रेजोनेंस एनर्जी जो आ रही है वो -152 आ रही है। इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है? दिस इज नॉर्मल, आप इसको लिख सकते हो C6H6 क्या? लिक्विड। ये क्या है? C6H6 लिक्विड विद रेजोनेंस। अब क्या करें? हमें 2 इक्वेशन तो मिल गई, हमें 2-3 इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। किससे? क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब देखो लिखने के बाद क्या है, हमें थोड़ा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये C6H6 यानी ये जो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना, अब देखो उसने ये नहीं लिखा कि ये नॉर्मल बेंजीन है या वो रेजोनेंस वाले केस वाला बेंजीन लिया है। तो बेंजीन हम जो मान के चलते हैं वो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं। तो ये जो है ना, ये C6H6 लिक्विड, ये हमारा बेंजीन है। यानी ये जो बेंजीन है, इसका जब हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। और बेंजीन में अगर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो -152 है। हमें क्या करना है? हमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बताना है इस वाले कंपाउंड का। तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है। कैसे समझें? तो हमें ये 2 रिएक्शन तो मिल गई। आप क्या करो, इसको इसको है ना बेंजीन ही लिख लो। C6H6 लिक्विड की जगह आप इसको ऐसे लिख लो। तो आपका क्या होगा, थॉट प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा कि बेंजीन का जब हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, C6H12 बना रहे हैं, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है और रेजोनेंस की वजह से -152 रिलीज हो रही है। हमें निकालना क्या है वो भी लिख डालो। जब ये सारी चीजें आप लिख दोगे, क्या आपको गिवन है, क्या आपको निकालना है ना? अब होने को आप फॉर्मूला लगाते रहो, बतेर फॉर्मूला लगाओ और फिर फाइनली कुछ कंक्लूजन बनाओ। आप कंसेप्ट समझने पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, तो आपको आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे तो चांसेस हैं कि गलती कर दो, लेकिन कंसेप्ट से गलती नहीं करोगे। कैसे? हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सॉरी ये साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन का मैं क्या करूं, हाइड्रोजिनेशन करूं तो मेरा साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर किसी तरह मुझे ये मिल जाए कि अगर इसमें 3 पाई बॉन्ड है विदाउट रेजोनेंस, मैं लिख रहा हूं विदाउट रेजोनेंस,
उसका जब मैं हाइड्रोजिनेशन करूं तो जो एनर्जी आएगी वो मिल जाए। तो लेट से मान लेते हैं वो डेल्टा H2 है, ये डेल्टा H1 है, तो हमें पता है कि जो डेल्टा H1 होगा वो डेल्टा H2/3 होगा क्योंकि 3 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में जो भी एनर्जी लग रही है उसका 1/3 एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगा। ये चीज तो क्लियर है। तो हमारा टास्क है कि हमें ये निकालना है, ये निकालना है। हमारा टास्क है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इक्वेशन कितनी? दो इक्वेशन एक रिएक्शन चाहिए, दो रिएक्शन से एक रिएक्शन चाहिए, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? सही से लिखो। तो देखो ये बेंजीन है विद रेजोनेंस, ये क्या है? विदाउट रेजोनेंस। अब तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब आपने रिएक्शन लिख दी तो आप तो क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मुझे ये चाहिए, C6H12 की भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये रही स्ट्रक्चर। तो मुझे इससे ये चाहिए, क्या मैं अगर इन दो रिएक्शंस को ऐड करूं तो मेरा काम चल जाएगा? ध्यान से देखना, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इससे मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास आएगा ये नॉर्मल सा बेंजीन विदाउट रेजोनेंस, जिसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब मैंने जब रिएक्शंस को ऐड किया तो उनकी एंथैल्पीज भी ऐड होगी, तो इसकी जो एंथैल्पी आ जाएगी वो माइनस का 205 प्लस माइनस का 152, जिसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 357। तो ये मेरे पास आ गई डेल्टा H2 की वैल्यू। देखो आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? डेल्टा H2 की वैल्यू आ गई। तो अब देखो मेरा काम आसान हुआ कि नहीं हुआ। मैंने अगर क्वेश्चन से रिएक्शन बनाना सीख लिया, ये क्या था? बेंजीन से हम साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं, मैंने उसकी रिएक्शन लिख दी, सामने एनर्जी लिख दी। मैंने बेंजीन का रेजोनेंस करा के जो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू लिख दी। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे ये चाहिए था, ये मैंने लिख दिया। तो मेरा दिमाग क्या बोलता है कि एक के लिए निकालनी है, 3 के लिए मिल जाए। और 3 के लिए मिलना इस इक्वेशन से बहुत इजी सा दिख रहा था, तो ये 3 के लिए मिल गई। तो डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो -357 डिवाइडेड बाय 3 इज योर -119 किलो जूल पर मोल। ये मेरा आंसर होगा किसका? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन का। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये डाटा, बेटा ये डाटा लगेगा वेपराइजेशन आपको, क्योंकि गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो रिएक्शंस भी यहाँ पर क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं है। डायरेक्टली अपन इससे क्या कर देंगे? क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अपन एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि किसके ऊपर है? रेजोनेंस एनर्जी के ही ऊपर है ना। अब अगेन हम क्या करें? हमें दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो आप चाहो तो पहले इस वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स इस क्वेश्चन को सोल्व करो, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखो और फिर मैच करो कि क्या वो आंसर आपके जो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन से आंसर बताया है से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इतना है, वाइल इट्स रेजोनेंस एनर्जी इतना है। देखो अभी जो कराया सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन बतानी है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो क्या करना है। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन लिखा है बाय डिफॉल्ट, अगर इसकी जगह C6H6 भी लिखा जाएगा लिक्विड तो इसको हम बेंजीन ही मान के चलेंगे। तो आप बेंजीन बनाओ। अच्छा कौन सा बनाओगे बेंजीन? सर्कल वाला, जिससे समझ में आएगा कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। इसका हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड को इससे को जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो साइक्लोहेक्सेन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो C6H12 बन गया। इसके लिए जो वैल्यू दी है वो माइनस का 49.8 दिया हुआ है। फिर क्या करें? आपको रेजोनेंस एनर्जी दी है, बेटा ये वाली रिएक्शन लिखना सीख लो। रेजोनेंस एनर्जी दी है, इसका मतलब है नॉर्मल बेंजीन से आपको बेंजीन जिसमें कि रेजोनेंस हो रहा है वो बनानी है, ये बनाना है। ये रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चेंज होता है वो रेजोनेंस एनर्जी होता है। ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी कितना दिया है? 36 किलो कैलोरी दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेजोनेंस एनर्जी इज 36 किलो कैलोरी। अब मैं दोबारा क्यों करा रहा हूं ये क्वेश्चन समझाता हूं। यहां पर एक केच है, उसने यहां पर
रेजोनेंस एनर्जी दिया है देखो 36 किलो कैलोरी पर मोल प्लस के साथ वहां जो एनर्जी दी हुई थी रेजोनेंस एनर्जी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में वो थी माइनस के साथ। तो अब प्लस यूज करना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, हमें माइनस यूज करना है। इसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या निकालना है पहले वो देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सीन का क्या हाइड्रोजिनेशन कराना है और क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेन बनाना है, ये डिजायर्ड है हमें। तो हम क्या करें, किसी तरह से यहां तक पहुंच जाए कि ये जो साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राइइन है जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, विदाउट रेजोनेंस वाला बेंजीन है, इस पे जब मैं 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड करूंगा और इससे साइक्लोहेक्सेन बनाऊंगा, अगर मुझे किसी तरह से इसका डेल्टा एच मिल गया जो कि 2 बोल रहा हूं, तो जो डेल्टा एच 1 होगा वो डेल्टा एच 2/3 होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हमारा आंसर तो आ चुका होगा बहुत सारे बच्चों का, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे होंगे। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है, बता दो, जल्दी से बता दो भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताया आप लोगों ने। तो सारा डाटा अब आपको दिया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। लेट से मैं वेट करता हूं, चैट बॉक्स आप लोगों के पास होती है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के पास होती है, तो आप लोग वहां पर आपका जो भी आंसर आता है ना, देखो जो उन्होंने दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, कैलकुलेशन करना है, सही से वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर करेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, हाँ नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है जो आप लोगों को करनी है। तो आई विल वेट फॉर योर आंसर, ठीक है, आप लोगों का काम है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखो अपना आंसर जो भी आ रहा है, अप्रोच आपको क्लियर है, बस लिखने का तरीका आपको सिखाना था, लिखने का तरीका। रेजोनेंस एनर्जी के जब भी क्वेश्चन दें आप ऐसे रिएक्शन से लिख लो, आपका काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसके बाद ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फिर रेजोनेंस एनर्जी का एक और क्वेश्चन है, देखो सेम वे में सिंपल, सिर्फ वही डाटा है, रेजोनेंस एनर्जी आपको दी हुई है बेंजीन की यहाँ पर माइनस, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बतानी है, ठीक है। किसकी बतानी है, ऑब्वियस सी बात है साइक्लोहेक्सीन की बतानी है। तो सेम क्वेश्चन होमवर्क में आपको करना है, साइक्लोहेक्सीन की दी है इस बार, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसकी बतानी होगी, बेंजीन की, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन बताना है आपकी बार। तो ये एक और रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन है, वही 3 रिएक्शंस आपको लिखनी है, डायरेक्ट नहीं करना है, कोई फॉर्मूले से नहीं जाना है, रिएक्शन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ध्यान रखना, यहां पर इस बार साइक्लोहेक्सीन का दिया हुआ है, ये गिवन है और ये पूछा हुआ है। तो जो मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन दिए थे उसमें ये पूछा था और ये गिवन होता था, इस क्वेश्चन में उल्टा है, कंसेप्ट वही है, कैलकुलेशन वही है, तरीका वही है, आपने कितना सीखा है ये जरूर आप देखें और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, ताकि मैं इनका आंसर और इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास के जो भी वीडियो होगा ना उसके एंड में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है रेजोनेंस एनर्जी का ऊपर। समरी क्या है, समरी यही है कि जो भी पढ़ा है उसे आप रिवाइज करें, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डीपीपी जो कि अपना पीडब्ल्यू ऐप है, कहाँ मिलेगा, पीडब्ल्यू ऐप पे, उसको सॉल्व करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोर क्वेश्चन यू सॉल्व, जितना ज़्यादा फिजिकल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ही तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, और उतना आप एक्सेल करोगे किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो रिवाइज पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान दें, और ऐसी बातों पे ध्यान ना दें कि कैलकुलेटर आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर
कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। बिना कैलकुलेटर के आप लोग कैलकुलेशन करना सीखें, कैलकुलेशन को इम्प्रूव करें। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसी किसी भी रूमर्स पे ना जाएं कि सर वहां पर हमें कैलकुलेटर अलाउ करने को दिया जा रहा है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना आए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, सर अब तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम तबाही मचा देंगे, कैलकुलेटर अलाउ हो गया। क्या हुआ? हो गया 2 दिन बाद नोटिस आ गया दोबारा कि नहीं होगा जेई मेंस में कैलकुलेटर अलाउ। तो यही चीज का आप लोग ध्यान रखें, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें। बाकी तो क्या है, बाकी तो आपको रिवाइज करना है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डीपीपी करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा यही है कि कंसेप्ट फॉर्मूले ट्राई करें कि अवॉइड करें कि फॉर्मूला हम कम से कम यूज करें, हम कंसेप्ट से जाएं, हेस्लो से जाएं, तो थर्मोकेमिस्ट्री को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप हेस्लो यूज करोगे ना तो आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना थर्मोकेमिस्ट्री में, आपको लगेगा अरे हाँ भाई इससे बेस्ट तरीका नहीं है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, इन्हीं के चक्कर में फंस जाओगे तो क्वेश्चन में उलझ जाओगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए होमवर्क डीपीपी है आपका, इतना ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।